हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पर विश्वास नहीं किया। और अयोध्या के अंदर 1700 करोड़ रुपए से अधिक केवल हमने कंपनसेशन पे खर्च किया। और आपने माझा, जो आपने वहां की जमारा की बात की, तो वह 14 गांवों के संबंध में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेना द्वारा शूटिंग के लिए उस लैंड को अधिसूचित किया गया था, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उसको डिनोटिफाई हमने किया है, क्योंकि वह लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, न्यूट्रल लैंड थी, प्राइवेट लैंड है जहां खरीद फरोख्त तो हो सकती है लेकिन कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। और वहां पे हमने मंदिर म्यूजियम के लिए उस लैंड को लिया है कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितने मंदिर हैं उन सब की शैली का एक म्यूजियम वहां पे बनने वाला है, जिससे दुनिया देखेगी कि कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं। और अयोध्या में कोई आएगा तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ साथ उसको कुछ अन्य स्थल भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए डी नोटिफाई किया है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं किया है। यह कहना कि इसको किसी को दे दिया है, मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात होगी और यह तथ्यों को शरारतपूर्ण तरीके से छेड़छाड़ करने वाली स्थिति होगी। महोदय, उत्तर प्रदेश के पहले दिवस पर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना घोषित की थी। दूसरी योजना हमने 19 में घोषित की थी, 24 जनवरी 19 को, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की, भारत के हस्तशिल्पियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए। हमारा गांव, जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, ये भारत के गांवों की ही व्यवस्था को लेकर आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के सरकार पर कम आश्रित था, या आश्रित था ही नहीं, आपस में मिलकर के ग्राम व्यवस्था को संचालन करता था। और पहले तो ऐसे होता था, जब ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं होते थे, पानी जी आप तो जानते हैं कि गांव की व्यवस्था अपने आप चलती थी, अपने आप चलती थी। गांव में सम्मानित कोई वरिष्ठ व्यक्ति को लोग ग्राम प्रधान बना करके उस व्यवस्था को चलाते थे, उसकी बात को मानते थे। वह भी एक अभिभावक के रूप में काम करता था, पूरी व्यवस्था को लीडरशिप देता था, गांव के सारे मामलों का निस्तारण वही होता था। गांव का हर व्यक्ति गांव में रहता था, लेकिन गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन कोई भूखों भी नहीं रहता था। यह हमारा आदर्श गांव था। और उस व्यवस्था के तहत हमारे गांव में भी हस्तशिल्पी हुआ करते थे, शहरों में भी तमाम हस्तशिल्पी हुआ करते थे। कोई नाव का काम करता था, कोई मोची का काम करता था, कोई हलवाई का काम करता था, कोई दर्जी का काम करता था। कोई पैसा नहीं था, लेकिन राशन के आधार पर लोग एक दूसरे की व्यवस्था का संचालन करते थे। और पहली बार उनके श्रम को सम्मान मिला है। हमारी सरकार ने उन्हें आज पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। हमने 19 में इस स्कीम को लागू किया था और 16 कैटेगरी तय की थी, जिसमें हम लोगों ने राजमिस्त्री से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, नाव से लेकर के, लोहार से लेकर के सभी हस्तशिल्पियों को पहचान करके इनकी निश्चित ट्रेनिंग कराना, इनको टूल किट फ्री में उपलब्ध करवाना और फिर इनके प्रोडक्ट को या इनको सस्ते में लोन और ब्याज वहां पे लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ जोड़ करके इनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान है। 2020 में 24 जनवरी के दिन, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन, हम लोगों ने घोषित किया था मिशन शक्ति का अभियान, महिला सशक्तिकरण के अभियान के साथ जोड़ा था, जिसमें महिला सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और स्वावलंबन भी है। उनके रोजगार के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुरक्षा का भाव पैदा हो, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया था। 2021 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अंदर घोषित किया था महिला, युवा, किसान, सबका विकास और सबका सम्मान। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया था, युवाओं को फोकस करते हुए। 2022 में हम लोगों ने अमृत महोत्सव, वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के साथ इसको जोड़ा था, जिसमें
हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मारक को भव्य स्वरूप देना, उसके सुंदरीकरण की योजना करना, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव करना और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। 2023 में निवेश और रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। निवेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके 60 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक हम नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं उनके माध्यम से। इसको आगे बढ़ाने का काम किया और 2024 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम को, श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, इस कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके वर्ष भर इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और 2025 में 24 जनवरी के दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की है। यह युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमी तैयार करने का है, जिसमें कोई भी नौजवान अगर वह कोई नया उद्यम स्थापित करना चाहता है तो पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन हम उसे इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, यानी उसका जो भी ब्याज होगा वह सरकार देगी। और इस योजना में सरकार उसे सहयोग भी करेगी, अतिरिक्त सहयोग भी करेगी। यह एक योजना प्रारंभ की है और उसकी सफलता इसी में आप लगा सकते हैं कि 24 जनवरी को हम लोगों ने इसे लागू किया। आज ठीक 1 महीना हो रहा है। 96,000 से अधिक एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 25,000 से अधिक लोगों ने इस पे अब तक उनके लोन सैंक्शन हो चुके हैं। 6,000 को वितरित भी हो चुका है। बैंकों से 15-16 हजार स्वीकृत भी हो चुका है। यानी यह उसकी सफलता का एक राज है। और यह स्कीम इस वर्ष हम लोगों ने स्वीकृत की है और यह सफल इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करता था, आज पलायन नहीं करता है। आज अपनी प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में कर रहा है और उसी स्कीम के तहत हम लोगों ने इस योजना को यहां पर लागू किया है और यह योजना उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर जीरो पॉवर्टी की भी बात की। आप लोगों को कुछ शब्द आप लोगों के ऐसे रटे रटाए हैं जिसको आप हमेशा बोलेंगे ही, जैसे यानी जो मुंह पे चांदी का चम्मच पकड़ करके पैदा हुए थे वे महाकुंभ के लिए कहते थे वीआईपी कुंभ हो गया, यही तो बोलते थे। ऐसे ही आप लोगों ने गरीबी देखी नहीं या गरीबी का उपहास करना आप लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझा है और यही कारण है कि आप लोग लगातार उन गरीबों के बारे में उनका उपहास उड़ाते थे। उनकी जो अधिकार थे, जो उनको प्राप्त होने चाहिए थे, उनको ईमानदारी के साथ उन्हें देने का काम नहीं किया। आपके अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकारें जब भी रही गरीबों के लिए कोई स्कीम बन नहीं पाई। लेकिन अगर भारत में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई स्कीम लागू करने का प्रयास किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में उस स्कीम को यूपी के अंदर लागू ही नहीं होने दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो हमें इस बात को बताती हैं कि यह स्कीम बहुत पहले लागू होनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं। 2014 से उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 56 लाख गरीबों के एक आवास बनाए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 वर्ष में पहले यानी 14 से लेकर के 2017 मार्च 17 तक उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, कोई मकान नहीं आवंटित किया, क्योंकि गरीब आपकी प्राथमिकता में नहीं था।
स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में अप्रैल 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने 3.25 करोड़ लोगों को, 3.25 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय बना करके दिया। आप लोगों ने 2.5 वर्ष में, यानी बहुत कम संख्या में टॉयलेट बनाए थे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। आप लोगों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। वन्य गांवों को आजादी के बाद भी जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, उन्हें मतदाता नहीं बनाया गया था, उनका शोषण होता था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, कोई स्कूल नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, राशन कार्ड की सुविधा नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 56 से अधिक ऐसे गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उन्हें मतदाता भी बनाया, राशन कार्ड भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का काम किया। भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति रहती है। चित्रकूट, मिर्जापुर में कोल जाति के लोग रहते हैं। भगवान राम के समय से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है। चेरो, गोड़ और अन्य जातियां आपके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, इन जनपदों में रहती है। सहरिया बुंदेलखंड में रहती है, झांसी में, झांसी ललितपुर में। कोई स्कीम आपके पास नहीं थी। मुसर, कुशीनगर से लेकर के, महाराजगंज कुशीनगर से लेकर के आपके सोनभद्र तक एक बड़ी आबादी निवास करती थी। हैंड टू माउथ थे, कुछ भी नहीं था, न राशन कार्ड था, न जमीन का पट्टा था, न झोपड़ी ही थी। इस युग में भी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे देकर के एक एक आवास देने का काम किया गया।